तो वीडियो को सुनते हैं, उसके बाद उस पर रिएक्ट करते हैं। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो समुद्र में जहाजों को देखते हैं, दूर के जहाज जो होराइजन पर दिखाई देते हैं, जब वो आ रहे होते हैं पास, तो सबसे पहले एक्लिप्स होता है, धरती की शैडो मून पर पड़ती है, तो वो भी एक राउंड शेप में आती है। और साथ साथ उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो समुद्र में जहाजों को देखते हैं, दूर के जहाज जो होराइजन पर दिखाई देते हैं, जब वो आ रहे होते हैं पास, तो सबसे पहले उनका ऊपर का हिस्सा हमें दिखता है, धीरे धीरे बीच का हिस्सा और लास्ट में हमें उनका बॉटम वाला हिस्सा दिखता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरती कर्व्ड है और गोल है। फिर 200 बीसी में आए इराटोस्थेनिस, इन्होंने कुछ लकड़ियों को जमीन में डाला और दोपहर के तो यहाँ पर उन्होंने बताया एरिस्टोटल जो है वो जब देखते हैं चांद की ओर, चंद्र ग्रहण जो लगता है उसमें पृथ्वी की शैडो पड़ती है या फिर एक ब्लैक कलर का कुछ दिखता है, उसको आपने कह दिया कि पृथ्वी की शैडो पड़ती है। तो इसका एविडेंस क्या है आपके पास? और एरिस्टोटल ने जो कहा वो अपने इंट्यूटिव बेस पर कहा, इंट्यूशन के बेस पर कहा। बाद में जाके आप बोलते हो कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने इंट्यूशन को बिलीव करते हैं क्या, क्योंकि ये आसान होता है और कॉम्प्लेक्स चीजों को समझना नहीं चाहते। और यहाँ पर जब एरिस्टोटल कोई अपने इंट्यूटिव चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन के लेके बात कर रहे हैं, वहां पर आप उसको प्रदर्शित कर रहे हो कि ये कोई दलील हो गई, ये कोई एविडेंस हो गया फ्लैट अर्थ के बारे में। हाँ, तो इसी को तो बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसकी पहचान करने का ही तरीका ये होता है कि वो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वो अपने स्टेटमेंट से ही अपने स्टेटमेंट को काट देता है। ये मूर्ख व्यक्ति को पहचानने का तरीका होता है। तो अभी जैसा आपने बताया कि अभी वो बोल रहा था कि एरिस्टोटल ने अपने इंट्यूशन से ही पता कर लिया, और बाद में वीडियो के एंड में वो बोलता है कि अरे फ्लैट अर्थर्स वो मानते हैं कि जो इंट्यूशन पे, जो लोग इंट्यूशन पे ही भरोसा कर लेते हैं ना, और इसीलिए वो फ्लैट को मानते हैं, पृथ्वी को। तो भाई एक तरफ तो इंट्यूशन को सही बता रहा था एरिस्टोटल के केस में, और जब फ्लैट अर्थर इंट्यूशन से बता रहे हैं तो उसे तो गलत बता रहा है। तो कहीं पर तो इंट्यूशन को सही बोल रहा है, कहीं पर तो इंट्यूशन को गलत बोल रहा है। इसका मतलब तो अपनी ही बात को काट रहा है, तो जो खुद नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है। तो इससे ही समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, अपनी ही बात को काट देता है, तो उसे उसमें क्या बुद्धि होगी आप समझ लीजिए। जब वो यही भूल गया कि कुछ देर पहले मैंने क्या बोला था और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका कोई लिंक है कि नहीं है आपस में, तो ऐसे आदमी में कितनी बुद्धि होगी इसका आकलन आप लगा सकते हैं कि उसको ये भी पता नहीं है कि अरे कहीं मैं अपनी बात को नहीं काट रहा, इसका भी ध्यान नहीं रख रहा है वो। तो उसकी बुद्धि का स्तर आप जाहिर सी बात है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन से समझ सकते हैं कि वो कितनी बुद्धि है उसमें। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो एरिस्टोटल ने जो बात कही उस पर भी हम टिप्पणी अगर करना चाहें तो आराम से इस चीज को रिफ्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चांद के ऊपर ग्रहण लगते हुए देखा। अब उससे जो उन्होंने नतीजा निकाला, वो अगर इंट्यूशन के बेस पर भी अगर देखें तो ये नतीजा नहीं निकल सकता कि अर्थ की शैडो उसके ऊपर पड़ रही है। अब इंट्यूशन कोई ऐसी चीज तो होती नहीं, किसी को कुछ भी इंट्यूशन आ सकता है। इंट्यूशन का तो कोई वो होता नहीं है। इंट्यूशन का मतलब ये होता है कि मुझे कुछ बोलना नहीं है, जो मेरे अंदर आ गया वो मैंने बता दिया। तो कुछ भी आ सकता है, तो फिर मुझे कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया। फिर तो इंट्यूशन तो पर्सनल चीज होती है ना। तो तो और ऐसी एक बात जो इन्होंने कही कि जो सिप आता है ना, तो दूर से जब सिप आता है तो पहले उसका ऊपरी भाग दिखता है, फिर उसका मध्य भाग दिखता है, फिर उसका निचला भाग दिखता है। तो इसको हमारे दर्शकों के साथ अगर आप साझा करना चाहें तो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? क्या ये एविडेंस बन जाती है ग्लोब अर्थ के लिए? देखिए देखिए इसमें होता क्या है कि इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ दर्शकों के लिए, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाती है ना, तो वो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होता जाता है हमारी आंखों के लिए। यानी कि रियलिटी में तो उसका साइज वही है, लेकिन जैसे जैसे वो वस्तु हमसे दूर जा रही है तो हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि वो छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, छोटी होती जा रही है, होती जा रही है। जैसे जैसे दूर चलती चली जा रही है वैसे वैसे वो छोटी होती चली जा रही है। और उसी चीज को अगर दूसरे प्रकार से देखें कि अगर कोई वस्तु दूर से हमारे पास आती चली जा रही है, तो जैसे जैसे वो पास आती जाएगी वैसे वैसे वो हमारी आंखों के लिए बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो चाहे जब दूर जाए तब और जब पास आए तब, दोनों प्रकार से ऐसा ही होता है। तो होता क्या है कि जब दूर से कोई पानी का जहाज हमारे पास आ रहा होता है ना, तो वो छोटा सा होता है, जब बहुत ज्यादा दूरी पे होता है हमारी आंखों के लिए, तो वहां से जब वो है तो वो पूरा का पूरा जो शिप है वो ही बड़ा होता है। ऐसा नहीं है खाली वो ऊपर से उसकी हाइट बढ़ रही है, साइड से नहीं बढ़ रही है। पूरा जो शिप का साइज है वो ही बड़ा होता जाता है, जाता 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 जैसे जैसे पास आता है हमारे पास। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वो बड़ा होगा जी पूरा जी, का पूरा। मैंने यहाँ पर हाँ एक चित्र भी लगाया हुआ है। यहाँ पर एक रोड है, वो रोड लंबी जा रही है और उसके आखिर में एक बिल्डिंग है। तो वो बिल्डिंग बहुत ही छोटा दिख रहा है, क्योंकि रियलिटी में वो छोटा नहीं है। और वो रोड भी बहुत ज्यादा तो लंबी होगी नहीं कि अर्थ के कर्वेचर को वो पूरा कर ले। तो रोड तो बहुत ही कम लंबी होगी ना। और वहां पर आप देख रहे हैं कि रोड की अगर आप दूर में एक बिल्डिंग देख रहे हैं तो उसका आधा हिस्सा कट जा रहा है, नीचे का हिस्सा कट जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या, ये रोड जो है कर्व्ड होगी रोड, तो रोड तो बहुत ही छोटी रोड है, वहां पर तो अर्थ का कर्वेचर आता ही नहीं है। अब वहां पर भी ऐसे ऐसे छोटे चीजों में भी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो बिल्डिंग का आधा हिस्सा है दिखता है, अगर आप पास जाते हैं तो फिर वो पूरा दिखता है। हाँ, तो जैसे जैसे कोई वस्तु दूर का होता है वो हमारे पास आता है ना, तो उसका पूरे का साइज बढ़ता है ना।
तो अब होता क्या है कि जैसे शिप है जो बहुत छोटा था जब हमसे दूर था और हमारे को पास आया, तो वो हर तरफ से पूरा बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है। और जब पूरे शिप का ही साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ऊपर से भी मतलब ऐसा लगेगा हमें, जब कोई वस्तु होगी, अब ये तो अगर फ्लैट है और वो वस्तु छोटी थी यहाँ से दूरी में और पास आएगी तो ऐसे ही तो बढ़ेगी ना, ऐसे बढ़ेगी। अब नीचे तो जा नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी फ्लैट है, जिसको हम अभी सिद्ध करेंगे। तो अब वो ऐसा क्या, जब वो पास आएगी तो उसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी तो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। जैसे कि इसका अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, एक और दूसरा एग्जांपल दूं, तो जैसे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स एक के बाद एक लगी हुई है। अब हम सभी जानते हैं कि वो सारी स्ट्रीट लाइट्स की जो हाइट है वो सेम है ना, सेम है। लेकिन जब आप वहां पर खड़े होकर, रोड पर खड़े होकर दूर वाली स्ट्रीट लाइट को देखोगे तो आपकी आंखों को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे स्ट्रीट लाइट हमसे दूर चलती चली जा रही है, उसकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है, उसकी हाइट कम होती जा रही है, और एक समय पर आकर स्ट्रीट लाइट जो सबसे दूर वाली है वो इतनी छोटी हो गई कि वो पृथ्वी में ही नीचे चली गई। जबकि रियलिटी में हम जानते हैं कि सभी स्ट्रीट लाइट्स की जो हाइट है वो सेम है, कोई छोटी नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि वो दूर होती जा रही है तो इसलिए हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि दूर वाली जो वस्तु है उसका हाइट छोटी होती जा रही है। तो उसी प्रकार से अगर आप देखोगे कि दूर वाली जो स्ट्रीट लाइट है वो उससे फिर पास वाली को देखोगे, फिर उससे पास वाली को देखोगे, फिर उससे पास वाली को देखोगे, फिर सबसे पास वाली को देखोगे, तो आपको ऐसा भ्रम होगा, आपकी आंखों को ऐसा लगेगा कि अरे जो स्ट्रीट लाइट जो दूर वाली थी वहां से नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है ना, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये फोटो भी अगर आप लगा सकते हैं या दर्शक भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या जो मैं बोल रहा हूँ ये सब समय में शैडोज को ऑब्जर्व किया। एक लकड़ी को आपकी आंखों को ऐसा लगेगा कि भाई दूर वाली स्ट्रीट लाइट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, जैसे ऐसे पास आ रही है स्ट्रीट लाइट, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ वो वस्तु हमारे पास आ रही है। उसी प्रकार से जो जहाज होता है वो जब दूरी में छोटा होता है वो हमारे पास में आता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आता है, तो सिर्फ हमारे पास आता है। और स्ट्रीट लाइट वाले उदाहरण से इसको आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, इस चीज को समझ भी सकते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि समुद्र के ऊपर क्या होता है कि बीच में नीचे लहरें भी होती हैं, और लास्ट में हमें उनका बॉटम वाला हिस्सा दिखता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरती कर्व है और गोल है। फिर 200 बीसी में आया इराटोस्थेनेस, इन्होंने कुछ जाता है। अब जो पास वाली जो लहर होती है ना, वो छोटी सी लहर भी दूर, क्योंकि वो जो दूर थी वो उसका साइज, क्योंकि वो दूरी में बहुत छोटी दिख रही थी, तो छोटी सी लहर भी उस पूरी शिप को ढक देती है। छोटी सी लहर भी पूरी शिप को ढक देती है ज्यादा दूरी में जाके। जैसे जैसे शिप पास आ रहा होता है तो होता क्या है कि उन लहरों की वजह से नीचे वाला जो हिस्सा है वो नहीं दिखता है, और जब शिप पूरा पास में आ जाता है तो वो हिस्सा भी दिखने लग जाता है। जैसे पास में आ जाता है पूरा बड़ा हो जाता है ना, बहुत बड़ा शिप, तो वो खाली पर्सपेक्टिव का खेल है, इसका पृथ्वी के कर्वेचर से कोई लेना देना नहीं है। और इस चीज को सिद्ध करने के लिए जो ब्लैक स्वान आर्गुमेंट क्या बोलता है, ब्लैक स्वान आर्गुमेंट ये बोलता है कि जो वस्तु, जैसे ये लोग बोलते हैं कि शिप हमसे दूर जा रहा है तो वो एक समय बाद इसलिए छुप गया क्योंकि वो पृथ्वी के मुड़ाव के पीछे छुप जाता है, यानी कि पानी के कर्वेचर के पीछे छुप जाता है, इसलिए वो दिखना बंद हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता तो कैमरा से जूम करने पर वो शिप हमें वापस से कभी भी दिखाई नहीं देना चाहिए था, कितना भी जूम कर लो नहीं दिखाई देना चाहिए था। जो चीज पानी के फिजिकल कर्वेचर के पीछे छुप चुकी है, कितना भी कैमरा से जूम करते रहो कहां से दिखेगा वो, जो चीज किसी चीज के पीछे छुप गई है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर किनारे पर खड़े होकर भी जब हम जो शिप दूर हो गया था, छुप गया था इनके अनुसार पानी के कर्व में, उसको भी जब हम कैमरा से जूम करके देखते हैं तो वो शिप हमें वापस से दिखाई देने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि पानी में कोई भी मुड़ाव या कर्वेचर नहीं है, क्योंकि मुड़ाव या कर्वेचर होता तो कितना भी जूम करने पर किसी भी कीमत पर वो शिप हमें वापस नहीं दिखाई देना चाहिए था, लेकिन वो दिखाई देने लग जाता है। और इसी चीज को बोलते हैं ब्लैक स्वान आर्गुमेंट। तो ब्लैक स्वान आर्गुमेंट ये सिद्ध करता है कि पानी में कोई भी मुड़ाव या कर्वेचर नहीं है पानी की सतह के ऊपर कितनी भी दूरी तक, और इससे ये समझ में आता है कि पानी की सरफेस जो है वो फ्लैट है। तो ब्लैक स्वान आर्गुमेंट डिस्ट्रॉयज ग्लोब अर्थ कर्वेचर एंड प्रूव्स फ्लैट सरफेस ऑफ वाटर। जी बिल्कुल, जैसे कि आप अगर एक फ्लैट सरफेस पे पेट के बल पे अगर लेट जाएं और पेट पे बल पे लेट के अगर आगे देखने लगेंगे तो छोटा सा भी कोई अगर ऑब्स्टेकल आता है सामने में तो वो इतना बड़ा दिखता है कि आगे की सारी चीजों को वो छुपा देता है। तो ये सब पर्सपेक्टिव का ही खेल है, जहां पर आपको सामने वाली चीजें बड़ी दिखती है और दूर वाली चीजें छोटी दिखती हैं, और वो सामने वाली जो चीजें होती है इतनी छोटी होते हुए भी वो आगे की चीजों को ब्लॉक कर सकती हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर बताया कि जो वेव्स होती हैं, तो जो वेव्स होती हैं वो क्योंकि हमारे सामने होती हैं और जो शिप होता है वो दूर में होता है, तो ये वेव्स इतनी बड़ी दिखती हैं कि एज हमको लगता है कि हॉराइजन के पीछे चली गई है, हमारा शिप जो है हॉराइजन के पीछे, जबकि रियलिटी में वो सरफेस के ऊपर ही चल रहा होता है। बिल्कुल। तो वीडियो को यहाँ पर आगे करते हैं हम। लकड़ियों को जमीन में डाला और दोपहर के समय में शैडोज को ऑब्जर्व किया। एक लकड़ी को एक जगह रखा और दूसरी लकड़ी को उससे किलोमीटर दूर रखा। दोनों लकड़ियों की शैडोज में थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे और इसके बेसिस पर उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस करी और अंदाजा लगाया कि धरती का सर्कमफ्रेंस करीब 37,500 किलोमीटर और 50,000 किलोमीटर के बीच में होगा। बाद में हमें पता चला कि एक्चुअल सर्कमफ्रेंस 40,075 किलोमीटर था। बाद में 1600
को एक जगह रखा और दूसरी लकड़ी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरती कर्व्ड है और गोल है। फिर 200 BC में आए इराटोस्थेनिस, इन्होंने कुछ लकड़ियों को जमीन में डाल की कुछ मेन आर्गुमेंट सुनिए जरा। ये बंदा कहता है जेनेटिक एस्ट्रोनॉमी नहीं करता, लेकिन 18 फॉर ग्रांटेड माना जाने लगा। सर्कमफ्रेंस 40,075, धरती का सर्कमफ्रेंस करीब 37,500 किलोमीटर। तो यहाँ पर ध्रुव राठी जी कह रहे हैं कि एक वैज्ञानिक आए, एक दार्शनिक आए जिनका नाम था एरोटोस्थेनिस। उन्होंने 2 खंबे गाड़ दिए 1-1 किलोमीटर दूर में या कुछ किलोमीटर दूर में, तो उनके शैडो जो हैं छोटे बड़े दिखने लगे। और इससे उन्होंने नतीजा निकाल लिया। बस नतीजा ही नहीं निकाला कि अर्थ का जो शेप है वो कर्व्ड है या फिर स्फेरिकल है। नतीजा निकालने के साथ साथ कैलकुलेशन भी पेश कर दिया, और कैलकुलेशन में बता दिया कि अर्थ का जो ये रेडियस होता है वो इतना होता है और जो अर्थ का सर्कमफेरेंस होता है इतना होता है। मतलब 2 खंबे गाड़ के उन्होंने इतने बड़े अर्थ, जो कि उनका क्लेम है कि इतना बड़ा अर्थ है कि आप देख भी नहीं सकते, वो फ्लैट ही दिखता है हर जगह से, और उसका उन्होंने सर्कमफेरेंस तो क्या उसका रेडियस वगैरह सब कुछ निकाल के बैठ गए। तो एरोस्टेथनीज ने क्या करा था कि उसने जो एजम्पशन लिया था ना, वो एजम्पशन ही गलत लिया था। ये सब कुछ करने के लिए उसने ऐसा मान के चल लिया कि सूरज से जो सनलाइट निकलती है ना, जो सनलाइट होती है, जो सन रेज होती है, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर होती है। जो सारी सूर्य से जो लाइट निकलती है, जो सन की रेज होती है, वो एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरेलल होती है। ऐसा उसने मान के, ऐसा एज्यूम करके चला ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भाई सन से जो रेज निकलती है वो पैरेलल नहीं होती है, वो डाइवर्जेंट होती है। कभी भी इस प्रकार के आप फोटोज देख लेना, लेकिन अगर आप फोटोज भी देखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप बाहर जाते हो, बाहर देखते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो बहुत बार आप ऐसा नोटिस कर सकते हैं कि सूर्य की रेज अगर किसी बादल में से निकल रही हो तो वो ऐसा डाइवर्जेंट करके निकलती है, ऐसा डाइवर्जेंट होती है, ना कि पैरेलल। तो सन की रेज डाइवर्जेंट हमें दिखती है, और ये बहुत लोगों ने नोटिस करा है। जिसने भी ऐसा बादलों में से सन को निकलते हुए देखा होगा, सूर्य की किरणों को, उन सभी ने ये चीज नोटिस करी है ना। लेकिन ये उसने एरोस्टेथनीज ने ऐसा रॉन्ग एजम्पशन कर लिया कि भाई सन से जो रेज निकलती है वो पैरेलल होती है, जबकि पैरेलल नहीं होती है। तो भाई जब तेरा एजम्पशन ही गलत है तो फिर आगे की सारी कहानी तो फिर ऑटोमेटिकली गलत ही निकालेगा ना तू। सारे जो निष्कर्ष है वो तो गलत ही निकालेगा, क्या तूने एज्यूम ही गलत चीज को कर रखा है। तो इसलिए उसने सन की रेज को पैरेलल एज्यूम कर लिया। पता नहीं ऐसा क्यों एज्यूम करा उसने, क्योंकि उसे कुछ भी सिद्ध करना था। तो उसने बोला कि भाई अब ये 2 में डंडी काट देता हूँ एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर, जिन डंडियों की जो हाइट है, जो लेंथ है, वो सेम है। अब देखो भाई, इनसे जो शेडो की लंबाई है वो अलग अलग बन रही है ना, इनसे शेडो की लंबाई अलग अलग बन रही है। अरे भाई, फ्लैट अर्थ के ऊपर भी जो सेम लेंथ की शेडो, जब सन जब डाइवर्जेंट रे निकलेंगी तो उनसे जो शेडो की लंबाई होगी वो अलग अलग बनेगी, फ्लैट अर्थ के ऊपर भी। तो इससे ग्लोब अर्थ कहां से सिद्ध हो गई कि तूने एजम्पशन ही गलत करके ले लिया था। तो एरोस्टेथनीज ने एजम्पशन गलत लिया था सनलाइट के बारे में। एमिट कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में पैरेलल ही जा रहा है। इज इट इम्पॉसिबल और नॉट? बिल्कुल, और जब वो जितना ज्यादा दूर होता जाएगा तो और ज्यादा डाइवर्जेंट होगा, ऐसे करके और ज्यादा पैरेलल कहां से आ जाएंगे, तो मतलब नहीं बनता है। अगर एक स्पॉटलाइट सन की भी माने तो स्पॉटलाइट में ये पॉसिबल है कि पैरेलल हो जाए, तो वो भी हम नहीं मान रहे। यहाँ पर स्पॉटलाइट में पॉसिबल है कि आप एक स्पॉटलाइट सीधा पैरेलली छोड़ दें, लेकिन जब आप मान रहे हो कि नहीं, सन के रेज जो है वो चारों तरफ से निकल रहे हैं, स्फेरिकल सन है उसके चारों तरफ से रेज निकल रहे हैं, और बाद में जाके वो दूर जाके पैरेलल हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है मुझे भी नहीं समझ में आया। और जब वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो वहां पर उनके रेज जो है डाइवर्जेंट हो जाते हैं। उसमें कन्वर्जेंट कर देते हैं ये लोग, ग्रेड का दिखाते हैं डायग्राम में, कन्वर्जेंट कर देते हैं। 2 रेज निकालते हैं, एक तो बोलते हैं ऐसे जा रही है, फिर 2 रेज सन से ऐसे भी निकालते हैं कन्वर्जेंट वाली। वो कैसे भी निकाल देते हैं, उनकी मनमर्जी हो, चाहे पैरेलल निकाल देंगे, चाहे ग्रेड को एक्सप्लेन करना होगा तो कन्वर्जेंट निकाल देंगे सन की रेज को। तो इनका जैसा मन करे वैसा ही कर देते हैं, जो फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए सन रेज को जैसे निकालना हो वैसे निकाल दो।